बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिक्स कॉस्मोलॉजिस्ट और ऑथर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश प्रोफेसर यानी स्टीफन हॉकिंग की बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डॉक्टर्स की प्रिडिक्शन को निगलेक्ट किया और अपने अंदर की होप को मरने नहीं दिया। यानी ये एक बीमारी की वजह से पैरालाइज होने की वजह से इन्हें मौत का बता दिया गया था कि अब इनकी ज़िंदगी फर्दर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी की होप नहीं छोड़ी और अपने ज़िंदगी में बहुत सारे काम करके अपना नाम बनाया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इनके अबाउट के बारे में देख लेते हैं। वाज एन इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिक्स कॉस्मोलॉजिस्ट एंड ऑथर, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर फॉर थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ही तालीम हासिल की है और इन्हें डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है। इनकी मेजर वर्क्स जो इनकी बुक्स हैं देख लेते हैं। फर्स्ट पे है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो 1988 में इन्होंने लिखी है। ब्लैक होर्स एंड बेबी यूनिवर्स एंड अदर एसेज ये इन्होंने 1993 में लिखी है। एंड अदर फर्दर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कंसिडर किए जाते हैं। और ये वर्क इन्होंने बहुत ही तकलीफ़ में लिखे हैं, बट इन्होंने यूनिवर्स के लिए अपने लोगों के लिए काम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि ये एथिस्ट थे, यानी कि इनका कोई भी रिलीजन नहीं है। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही होगी। ये पूरी तौर पर पैरालाइज्ड हैं, लेकिन इनकी पैरालाइज्ड होने के बावजूद इन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। तो आज हम सम फैक्ट्स अबाउट स्टीफन हॉकिंग देख लेते हैं कि मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इनकी ज़िंदगी के बारे में जो हकीकत है उन पर नज़र दहानी करते हैं। फर्स्ट फैक्ट जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द मिस्ट्री दैट यू फाइंड मोस्ट इंट्रिजिंग एंड वाई, कि आपकी नज़र में मिस्ट्री क्या है, दुनिया की बहुत ख़ास मिस्ट्री जिसको समझना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो इन्होंने विमेन को बताया। इन्होंने कहा कि विमेन जो एज अ एक रिडल है, रिडल मीन्स एक पहेली है जिसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इनके समझने में हम औरतों जैसी मखलूक नहीं आती है। सेकंड फैक्ट देख लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग वॉज बोर्न ऑन 8 जनवरी 1942। तो 8 जनवरी 1942 में इनकी पैदाइश हुई है, लेकिन ये सेम डेट ऑफ डेथ है एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, ये गैलीलियो गैलीली जो हैं ये अजीम साइंसदान हैं। इनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो स्टीफन हॉकिंग जैसे नामवर मशहूर फ़िलासफ़र के सेम है बिल्कुल, मतलब कि इनकी उनकी डेट ऑफ डेथ स्टीफन हॉकिंग की डेट ऑफ बर्थ से सेम है। ठीक हो गया। थर्ड फैक्ट देख लेते हैं। एंड ही डाइड ऑन द बर्थ डेट ऑफ आइंस्टाइन 14 मार्च 2018। गुड हो गया। अब डेट ऑफ डेथ जो डेट ऑफ बोर्न डेथ जो डेट ऑफ बोर्न जो है वो इनकी एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं गैलीलियो गैलीली उनसे सिमिलर है, ठीक है। और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है ना वो आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ के सेम है। और इनको एक और फैक्ट यहाँ पे बताती हूँ कि इनको इनकी स्कूलिंग टाइम में ना आइंस्टाइन कंसिडर किया जाता था, इन्हें आइंस्टाइन ही समझा जाता था, क्योंकि इनके पास आइंस्टाइन की तरह स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजिस्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज इन्होंने अपनी स्कूलिंग के टाइम में ना, इनको बहुत शौक था स्पेस के बारे में समझने में। इतना इनके पास नॉलेज था कि इन्हें स्कूलिंग टाइम में आइंस्टाइन ही कहा जाता था। ठीक हो गया, ये 3 फैक्ट्स हो गए। फर्दर हम 4 पे देखते हैं। What is the best fatherly advice that you want to give your children? इनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा कि लर्न अबाउट स्पेस। सबसे पहले तो ये कहते थे कि ज़मीन की तरफ मत देख के चलें, आसमान की तरफ देख के चलें, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो स्पेस पे बेस कर रही है। हर चीज़ जो है स्पेस से ली गई है, उसके बगैर निज़ाम नहीं चल रहा। तो वो कहते थे कि हमें स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन करना चाहिए। फर्स्ट ये एडवाइस दी थी। सेकंड एडवाइस है डोंट स्टॉप वर्किंग। वो कहते हैं कि वर्क करना कभी ना छोड़ें, हार्ड वर्क करें। ऐसे तो हमारे
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जैसे कहते हैं कि वर्क वर्क एंड मोर वर्क, तो ये एक एडवाइस के तौर पर ये भी कहते हैं कि डोंट स्टॉप हार्ड वर्किंग, वर्क करना कभी भी ना छोड़ें। काम करने से हम नई चीज़ों को पहचानते हैं, हमारे अंदर क्रिटिकल एनालिसिस पैदा होता है, हमारा माइंड हर तक एक्टिव और कॉन्शियस रहता है। तो ये एडवाइस इनकी थी। थर्ड एडवाइस देखते हैं, डोंट लीव योर लव। अपना ये कहते थे इनके मुताबिक कि अपना जो सच्चा प्यार है उसे कभी भी मत छोड़ें, उसे कभी भी लेफ्ट ना करें। ठीक हो गई, ये सम एडवाइसेस हैं इनके बताए हुई। और 5 फैक्ट जो है 5 नंबर पे जो उससे देख लेते हैं। ही सेड आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट एट ऑल, माई हैंड राइटिंग वॉज ऑल्सो बैड एंड आई वॉज लेजी। वो कहते हैं कि मैं भी जो था ना, एक सिंपल सा एक लेजी सा स्टूडेंट था अपने स्कूलिंग टाइम में। मैं इतना कोई नहीं एक्टिव वगैरह था, लेकिन मुझे शौक़ था स्पेस के बारे में जानने में, इस तरह के टाइम के बारे में। वो कहते थे कि मेरी हैंड राइटिंग भी जो ख़ास नहीं थी, मैं आप लोग की तरह मतलब एक लेज़ी सा था, लेकिन मैंने हार्ड वर्क कभी भी नहीं छोड़ा। मैंने बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से आज मुझे ये काम करने की वजह से एक इंसान जो है एक्टिव हो पाता है और एक लाइकनेस की तरफ चला जाता है। 6 पे देखते हैं, हॉकिंग नॉन एज आइंस्टाइन ड्यू टू नॉलेज ऑफ स्पेस टाइम एंड यूनिवर्स। मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें आइंस्टाइन ही कंसिडर मतलब समझा जाता था कि ये आइंस्टाइन ही है, क्योंकि इन्होंने इतना नॉलेज हासिल कर लिया था, इनको बहुत इंटरेस्ट था स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में। जैसे कि अब यहाँ हम ट्रांस माइग्रेशन की बात करने जा रहे हैं फैक्ट नंबर 7 के अंदर। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक कहते हैं ना, वो उनके शेर को मैं पहले आपको सुना देती हूँ ताकि आपको फर्दर समझ आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, स्टीफन हॉकिंग कहना क्या चाहते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को एक गालिब ये ख्याल अच्छा है। मतलब यहाँ पे टाइम ट्रांस माइग्रेशन की बात हो रही है कि हमें हकीकत तो मालूम होती है कि हमने मर जाना है, और मुस्लिम्स का जो बिलीफ है कि नो लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब जैसे ट्रांस माइग्रेशन जैसे हिंदुज़म में और बाकी अदर रिलीजन्स के अंदर ये कंसेप्ट होता है कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है, जन्म वगैरह की बात होती है, इतने जन्म उतने जन्म ऐसे करके। तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, ये सिर्फ हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए हम लोग ने ये कंसेप्ट बनाया हुआ है। वो एथिस्ट थे, उनका किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं था, इसीलिए वो कहते थे कि कोई भी ज़िंदगी नहीं है मौत के बाद। एक बार मौत आ जानी फिर उसके बाद तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो जो काम करने हैं ना अभी हमें वो कर लेने चाहिए टाइम से, क्योंकि इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो यही बात इन्होंने अपने फैक्ट के अंदर भी कही है कि हमें जो है ये सेटिस्फाई करती हैं ये चीज़ें हमारी माइंड को, हमारे दिल को, कि हमने मर जाना है तो उसके बाद क्या पता ज़िंदगी हो तो काम कर लेते हैं। ये वो कहते हैं कि अभी ज़िंदगी है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलना, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी। जैसे इन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था 21 एज थी इनकी, तब इन्हें एक मोटर न्यूरॉन नामी बीमारी लगी, डिजीज़, ठीक है। उस टाइम इन्हें होपलेस कंसिडर कर दिया था कि अभी 2 साल के अराउंड ही ये जो है ना मर जाएंगे, इनकी फर्दर ज़िंदगी कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने अंदर की होप को मरने नहीं दिया। इन्होंने 50+ एज तक जी कर दुनिया को डॉक्टर्स की प्रिडिक्शन को गलत करके साबित दिखाया है। बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर की जो होप होती है ना वही उसे ज़िंदा रखती है, कि इंसान का माइंड जो इंसान खुद जो करना चाहता है वो करके रहता है। अगर उसके अंदर एम्बिशन हो, वो एम्बिशियस मैन हो, तो वो बहुत सारे काम कर जाता है, थोड़ी सी भी ज़िंदगी हो ना तो बहुत सारे काम कर जाता है। 8 फैक्ट पे देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 8 में ही सैड we are free to think about anything and this universe is not created by God. Nobody write our luck, so this concept refers me to the deep thinking. वो कहते हैं कि पहले तो ये एथिस्ट है, इनका किसी गॉड पे बिलीव नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये जो ज़िंदगी मिली है ना, हमें इसे फ्रीली थिंकिंग में यूज़ करना चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में सोचना चाहिए। और वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स है ना, ये मत बिलीव रखें, ब्लाइंड फॉलोवर मत बन जाएं कि ये गॉड ने बनाई। वो कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर की जो माइंड है ना, ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग तक लेके जा सकता है। वो कहते थे कि इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, हमें आज़ादी है कि हम फ्रीली थिंक करें। और यही जो बातें हैं, ये कंसेप्ट जो है मुझे वो डीप थिंकिंग तक लेकर जाता है कि यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट हुई। जैसे मुस्लिम्स का है कि अल्लाह ताला ने बनाई है, बुद्धिज़्म में कि भगवान ने बनाई है, क्रिश्चियंस का है कि इस तरह से वो एडम की जो स्टोरी, सारी ये बातें जो हैं
हर रिलीजन का अलग अलग जो है ये मिथ्स यूज़ होती हैं। लेकिन ये एथिस्ट थे, इनका अलग अलग जो है पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड। ओके, आगे हम 9 पॉइंट पे आ चुके हैं। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ। मैंने आपको पहले बताया एथिस्ट थे, इनका कोई बिलीफ नहीं था कि अभी ज़िंदगी के बाद जो है फिर भी कोई ज़िंदगी होगी, कि यानी मौत ही लास्ट है, इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है। 10 पॉइंट में देखते हैं, कैथोलिक चर्च पोप जॉन पॉल वाज डिसएग्रीड विद हॉकिंग्स आइडियोलॉजी अबाउट यूनिवर्स। ये जो हॉकिंग की आइडियोलॉजी बन गई है ना यूनिवर्स के बारे में, उसके अगेंस्ट थे कैथोलिक चर्च के जो पोप थे जॉन पॉल, क्योंकि वो तो एक क्रिश्चियन थे ना और मोनोथिस्ट थे। उनका बिलीव तो जीसस क्राइस्ट पर और गॉड पर था। तो वो इनके इसके जो आइडियोलॉजी थी ना हॉकिंग की, उससे डिसएग्री कर जाते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये यूनिवर्स जो है वो क्रिएटेड बाय गॉड है और हर चीज़ जो है इंसान की वो खुदा ने लिखी है, उसकी लक वगैरह ये वो, मतलब यूनिवर्स को चलाने वाले कौन है, गॉड ही है। तो ये इनका ऑपोजिट हो जाता है। आगे 11 पॉइंट में देखते हैं कि एलियंस माइंड डिस्ट्रॉय अवर अर्थ फॉर रिसोर्सेज। यहाँ पर वो ये बात कहना चाहते हैं कि हमें, हॉकिंग कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में ना रहते हुए, हमें जब तक ज़िंदगी है इस अर्थ पे हमारी, तो हमें ना एक और अर्थ, एक ऐसा प्लेनेट फाइंड आउट कर लेना चाहिए इस ज़िंदगी के, इस अर्थ के होते होते, जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्योंकि वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये जो है ना अर्थ ने एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो हम इसके होते होते ही कोई अदर प्लेनेट जो वहाँ फाइंड आउट कर लें जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ह्यूमन लाइफ जहाँ पे ज़िंदगी सर्वाइव कर पाए। तो वो कहते थे हमें ऐसी चीज़ें तलाश करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कभी फ्यूचर में एलियंस जो हैं उन्होंने विज़िट कर लिया सडनली यहाँ पर अर्थ का, तो वो कहते हैं कि ये इस तरह का सिचुएशन कंडीशन बन जाएगी जिस तरह से अमेरिका जो है वो शिकार हुआ था कोलंबस के इन्वेजन का। वो कहते हैं ये इस तरह का सीन बन जाएगा, तो इससे पहले पहले हमें अपने लिए एक अनदर अर्थ जो है फाइंड आउट कर लेनी चाहिए जहाँ पर ज़िंदगी जो है पॉसिबल हो सके। होपफुली आप लोग को ये बातें समझ आ रही होंगी, मैं वो बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं। हॉकिंग बिकम पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल व्हेन ही पब्लिश हिज बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में बताया था, तो वहाँ पर एक बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जिस पर इन्होंने टाइम पर काम किया है और यही इनकी पॉपुलैरिटी की वजह है। तो ये कॉमन पीपल्स ने भी बहुत सारी पढ़ी और ये इनकी बहुत पॉपुलर हुई थी बुक। ही रोट दिस बुक व्हेन ही बिकम कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी ब्लैक होल। तो ये जब मुकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड हो चुके थे तब ये इन्होंने बुक लिखी थी। अब देखें ना आप, कितनी शॉकिंग बात है कि कितनी अच्छी बात है कि एक पर्सन जो बिल्कुल ज़िंदगी की जो है वो अपने ऑर्गन से, उसके जो ऑर्गन्स है उसमें बिल्कुल जान ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है, होपलेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टीफन हॉकिंग ने जो अपनी है होप ज़िंदगी की नहीं ख़त्म की और बहुत सारे काम करके गए हमारे लिए। तो बहुत अच्छे पर्सन हैं ये। तो ये बुक जो है इनकी वो बेस करती है कॉस्मोलॉजी और ब्लैक होल पे। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 13 में देखते हैं। ही रोट मैनी अदर साइंटिफिक he wrote many other scientific books for children which also consist of space with the help of his daughter Lucy। इन्होंने बहुत सारी वर्क्स लिखे हैं और बच्चों के लिए आल्सो वर्क्स लिखे हैं अपनी डॉटर लूसी की हेल्प के साथ, क्योंकि ये तो पैरालाइज हो चुके थे ना। तो वो फिर किस तरह से लिखते थे ये फर्दर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बहुत सारे काम किए हैं। 14 पॉइंट में देखते हैं कि हॉकिंग आल्सो टॉक अबाउट अर्थ एंड। इन्होंने जहाँ ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें जो है वो एक अपनी अर्थ, अनदर अर्थ प्लैनेट जो है फाइंड आउट कर लेना चाहिए इस अर्थ के होते होते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी जो है इस अर्थ पे अब इन्हीं हमने जो टेक्नोलॉजीज़ बना ली हैं, हमने बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली, उन्हीं की वजह से हमारी अर्थ जो है डिस्ट्रॉय होगी और ह्यूमन जो है वो यहाँ पर रहना मुश्किल बात हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये जो मैं आपको कुछ चीज़ों से अलर्ट कर रहा हूँ जिनकी वजह से ही ये जो है यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगी। पहले जो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से,
बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। वो कहते हैं इन्हीं वजह से जो है ये अर्थ जो है डिस्ट्रॉय होगी। न्यूक्लियर वार की वजह से, महामारी की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, जैसे हमें आजकल देखने को नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, एज वेल एज सर्दी में भी इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और पॉपुलेशन जो है, ये सारे रीजंस जो हैं वो हमारी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अनदर प्लैनेट पर काम करना चाहिए जहाँ पे ज़िंदगी सर्वाइव कर पाए। पॉइंट नंबर 15 पे हम आते हैं, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट अनदर प्लैनेट वेयर लाइफ एक्सिस्ट लाइक अर्थ। ये पॉइंट मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया कि हमें अनदर प्लैनेट जो है डिस्कवर कर लेना चाहिए, फाइंड आउट कर लेना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि ये हमारे जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 में देखते हैं, हॉकिंग फॉलन इन वेरी डेंजरस डिजीज मोटर न्यूरॉन इन एज ऑफ 21। एज ऑफ 21 में ये मोटर न्यूरॉन नामी एक ख़तरनाक डिजीज़ में मुब्तला हो गए थे। डॉक्टर ने इन्हें कह दिया था कि अभी इनकी ज़िंदगी नहीं है फर्दर 2 साल से ज़्यादा। तो फिर भी इन्होंने होप नहीं छोड़ी थी जीने की, और इन्होंने 50+ एज तक सरवाइव किया है। ये एक मैसेज है, एक मोरल लेसन है इनकी स्टोरी जो है, इनकी जो फैक्ट्स हैं, ये कि हमें लेसन प्रोवाइड करते हैं कि हमें जो है प्रिडिक्शंस पर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने अंदर जो हमारी हुब है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, और हमें हर काम कर गुजरना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम बहुत सारे काम कर सकें अपनी इस ज़िंदगी में। जो है हमें काम करने चाहिए। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम इतने अच्छे काम कर जाएं कि हमारा जो नाम है वो, देखें अब इनका नाम आज तक चलता आ रहा है। तो इसी तरह से हमें एक मॉरल लेसन प्रोवाइड करती है इनकी स्टोरी, इनकी जो ज़िंदगी है ना। 17 पॉइंट में देखते हैं, डॉक्टर सैड अबाउट डिजीज ऑफ हॉकिंग दैट ही कुड नॉट अलाइव मोर देन 2 years, बट स्टीफन प्रोवाइड इज डॉक्टर प्रिडिक्शन विद स्टीफन प्रूव्ड इज डॉक्टर्स प्रिडिक्शन विद द लाइफ ऑफ 50+ years। ठीक हो गया, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। पॉइंट नंबर 18 में देखते हैं, ही वॉज नॉट एबल टू राइट एनीथिंग और से, ही यूज अ डिवाइस विच हेल्प हिम स्पीकिंग और राइटिंग। मैंने आपको बताया इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, और जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो भी उन्होंने तब लिखा जब ये मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो चुके थे। तो ये किस तरह से लिखते थे, काम कैसे करते थे जब इनके ऑर्गन्स जो काम नहीं करते थे, हालांकि इनका फेस तक जो है ऐसे पिचक गया था, एक साइड पे मुड़ गया था। तो इनके लिए एक स्पेशल जो है डिवाइस बनाई गई थी, ऐसा कंप्यूटर। मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में दिखाती हूँ, ये देखें, यहाँ बैठकर ये सारा काम किया करते थे। इनकी जो चीक्स थी उनकी मूवमेंट से टाइपिंग होती थी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो इस तरीके से ये काम करते थे और लिखते थे, और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी इन्होंने दिए हैं। बहुत सारे काम करके गए हैं ये, पैरालाइज्ड होने के बावजूद, विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस एंड आल्सो द हेल्प ऑफ हिज डॉटर लूसी। ठीक हो गया, ये बहुत ही हिम्मत वाले पर्सन थे। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ही वॉज एन एथिस्ट, यानी इनका कोई रिलीजन नहीं था, किसी गॉड वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे। होपफुली आप लोग को ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो हेल्पफुल साबित होंगे। कहीं ना कहीं हमें इन्हें एज अ लेसन भी यूज़ कर लेना चाहिए। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें बता गए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।